Good morning, students. Myself, Dr. Neelam Sharma, Assistant Professor, Department of Education from Smile National महिला PG College, मेरठ. स्टूडेंट्स, जो आज मेरा जो टॉपिक है वह है यूनिट 2 से टीचिंग फेजेस एंड इट्स ऑपरेशंस, जो कि हमारा जो विषय बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी E104 से रिलेटेड है. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचिंग फेजेस एंड इट्स ऑपरेशंस में, यानी कि शिक्षण, उसके पक्ष और उसकी अवस्थाएं. ठीक है, सबसे पहले हमें जानना होगा टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, क्या होता है शिक्षण, बताइए. शिक्षण वह है, टीचिंग refers to activities that are designed and performed to produce change in students behavior. टीचिंग वे है जिसमें सारी की सारी एक्टिविटीज इस तरीके से डिजाइन की जाती है, इस तरीके से परफॉर्म की जाती हैं कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में हम डिजायरेबल चेंजेस ला सकें. उसे हम कहते हैं टीचिंग. टीचिंग का सेकंड जो मीनिंग है वो यह भी हो सकता है कि टीचिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुवर्ड्स करिकुलम और कंटेंट. पाठ्य वस्तुओं के बीच में, पाठ्य वस्तु को लेकर हम जब छात्र और शिक्षक अंतः क्रिया करते हैं, है ना, अधिगम प्राप्ति के लिए, छात्रों को अधिगम प्राप्ति कराने के लिए, तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टीचिंग, यानी कि शिक्षण कहते हैं. ठीक है, इसका हमने मीनिंग जाना, व्हाट इज टीचिंग. अब हम पढ़ेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. शिक्षण की प्रकृति और उसकी विशेषताएं. ठीक है, विशेषताएं क्या हैं इसको हम आज जानेंगे. सबसे पहले बच्चों, टीचिंग इज इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स. टीचिंग क्या है, बहुत ही प्रभावशाली इंटरेक्शन है किसके बीच में, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में. जब इफेक्टिव इंटरेक्शन होता है, अच्छे तरीके से होता है, प्रॉपर तरीके से जो टीचिंग जो स्ट्रेटेजी है, मेथड्स हैं, टैक्टिक्स है, टीचिंग एड्स हैं, बहुत सारी चीजें हम प्लान करते हैं, वो सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है ना, बिहेवियर में चेंज करने के लिए, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, बिहेवियर को चेंज करने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स अधिक से अधिक सीखेगा कैसे, जब टीचर्स उनको अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से अपने कंटेंट को उनके सामने प्रेजेंट करेगा या स्ट्रेटेजी बनाएगा. तो इसे हम कहते हैं टीचिंग, यानी कि शिक्षण. सेकेंड है, टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. टीचिंग क्या है, एक कला भी है, साथ के साथ एक विज्ञान भी है. कला कैसे है, हम शिक्षण को अच्छे से डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग होती है, उसमें कुछ बिलीफ होते हैं, कुछ उसमें कुछ वैल्यूज का भी इसमें ध्यान रखा जाता है ना, कुछ मूल्य होते हैं शिक्षण से संबंधित, कुछ ऐसे मैगजीन्स, कुछ ऐसे सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है शिक्षण कार्य करते समय, जिसको उनका हमें पालन करना होता है. तो ये सब चीजें किसमें आ जाती है, हमारी आर्ट्स में आ जाती हैं. ठीक है. सेकेंड, साइंस का ये मतलब है, जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, जब टीचर्स पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, तो हमारा जो स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है, हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका अवलोकन आसानी से कर सकते हैं, और कितने हद तक उसे उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसके व्यवहार को भी अच्छी तरह से मापा जा सकता है, यानी कि मेजर किया जा सकता है. साथ में क्या किया जा सकता है, इसको इवैल्यूएट, यानी कि आर्ट्स भी है, इसको मूल्यांकित भी किया जा सकता है. तो इसलिए दोनों ही चीज है. शिक्षण एक कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है. ठीक है. थर्ड है हमारा, टीचिंग हैज वेरियस फॉर्म्स लाइक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग. टीचिंग, शिक्षण कार्य किसी भी तरीके से बच्चों को कराया जा सकता है ना, क्लास के बाहर भी, क्लासरूम के अंदर भी, जो भी वो कुछ सीख रहा है, या पाठ्य वस्तु से संबंधित, या आउट ऑफ क्लासरूम स्कूल्स, जो भी वो सीखता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन तो आता ही है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, शिक्षण कह सकते हैं, टीचिंग कह सकते हैं. तो शिक्षण कार्य दोनों ही तरह से हो सकता है, फॉर्मल भी, इनफॉर्मल भी और नॉन फॉर्मल भी. ठीक है. औपचारिक भी, अनौपचारिक भी और निरौपचारिक तरीके से भी हम शिक्षण बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें शिक्षित कर सकते हैं. टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. टीचिंग जो है वो डोमिनेट होती है
कम्युनिकेशंस की जो स्किल्स होती है उस पर डिपेंड होती है। जिस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे बच्चों में, अपने अपने व्यूज को, अपनी 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 फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को शेयर करेंगे अच्छे तरीके से, तभी शिक्षण कार्य हमारा इफेक्टिव होगा। तभी बच्चे क्या होंगे, बच्चों को समझ में आएगा, बच्चों को नॉलेज गेन होगी, है ना, नॉलेज एक्वायर होगी, ज्ञान अर्जन होगा, जिससे उनके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो स्किल्स पर भी ध्यान देना जरूरी है कि कैसे हम अपनी बातों को उनके सामने प्रेजेंट करें या कम्युनिकेट करें। ठीक है, लेट्स से टीचिंग इज रेमेडियल एंड द टीचर मस्ट लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। टीचिंग क्या है, एक रेमेडियल भी है, और टीचर को जरूरी होता है कि वो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग, सीखने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको अच्छे से डायग्नोज करे, फिर उसको वो रेमेडी दे। ठीक है, रेमेडी देने के बाद ही बच्चा और अच्छे से उसे कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है, तो उसे शिक्षण कार्य उसकी सुविधा अनुसार जैसा वो चाहता है उसे देते रहना चाहिए, जब तक उसे लर्निंग इफेक्टिवली तरीके से उसे, या गोल्स जो है उसे अचीव ना हो जाए एजुकेशनल, तो होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अगली हेडिंग है, टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो हेल्प करती है स्टूडेंट्स में हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हर तरह से सर्वांगीण विकास होता है, एक रूपता आती है। शिक्षण कार्य सभी को एक समान क्लासरूम में सभी बच्चों को दिया जाता है, चाहे बच्चे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी उम्र के हों, तो हर बच्चे पे समान रूप से शिक्षण कार्य उनको शिक्षित उन्हें किया जाता है, या शिक्षण प्रदान उन्हें किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हम आते हैं वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। देखिए, टीचिंग के कुछ क्या है, चर भी होते हैं, चर हैं। वो चर कितने हैं हमारे, 3 हैं। पहला है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर, सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया हमारा परतंत्र चर। ठीक है, थर्ड है इंटरवेनिंग यानी कि हस्तक्षेप रहित चर। अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टीचर्स है, शिक्षक है, उसको हम इसमें रखते हैं एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में। हम टीचर्स को इसमें जगह देते हैं। सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट्स में इसमें आ जाते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में। वो किस पर डिपेंड है, स्टूडेंट्स हमारे टीचर्स पर। तो टीचर स्टूडेंट्स कैसे हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, यानी कि ये परतंत्र चर हो गए। किस पर डिपेंड है, पूरी तरह से शिक्षक पर। थर्ड है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ये हस्तक्षेप रहित होता है। इसमें कई तरह के पढ़ाते समय जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं, करिकुलम से रिलेटेड कंटेंट पढ़ाते हैं, तो इसमें कई तरह के जो मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं, इसके अलावा जो टीचिंग एड्स होते हैं, फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, जितनी जो भी चीजें होती हैं, वो सब हमारी किस वेरिएबल में आती हैं, वो हस्तक्षेप रहित या इंटरवेनिंग वेरिएबल में। ठीक है, आज हम सबसे पहले इसको में पढ़ेंगे इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर प्लेज द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द लर्निंग प्रोसेस। टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टीचिंग प्रोसेस। जब टीचिंग प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब क्लासरूम में टीचिंग का काम किया जाता है, टास्क होता है, तो उसमें टीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो हम उसको मान लेते हैं एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, फ्री है, वो किसी भी तरीके से छात्रों को किसी भी मेथड से, किसी भी टेक्निक से उन्हें पढ़ा सकता है, अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकता है कंटेंट को। स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन हिम इन द टीचिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर पर पूरी तरह से क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं या डिपेंड रहते हैं। टीचर प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड्स एंड कंट्रोल टीचिंग प्रोसेस। टीचर क्या करता है, क्लास में आने से पहले प्लान करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, सारी चीजों की व्यवस्था करता है, क्या क्या चीजें चाहिए उसे पढ़ाने के लिए क्लासरूम में, और लीड्स, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, कैसे वो सीखेगा, कैसे मोटिवेट होगा, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। और कंट्रोल लर्निंग प्रोसेस, जो बच्चे ने सीखा है उसको
उसकी अचीवमेंट्स को भी वो क्या करेगा, इवेलुएट करेगा या मेजर करेगा। इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है, किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। तो टीचर्स को हमने एक किसकी क्या माना है, टीचर को हमने एक मैनेजर माना है, एक प्रबंधक की संज्ञा उसे इसीलिए दी है कि टीचिंग कार्य को, टीचिंग को वो प्लान भी कर सकता है, ऑर्गेनाइज भी, लीड भी और कंट्रोल भी। ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इस वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मेन हमारा जो फोकस है, वो जो मेन केंद्र बिंदु है, वो हमारा स्टूडेंट्स है। मैंने पहले भी बताया है, जो स्टूडेंट्स है वो पूरी तरह से डिपेंड है किस पर, टीचर्स पर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, और क्योंकि स्टूडेंट्स हैव एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचर, क्योंकि जिस तरीके से टीचर ने क्लासरूम में जिस तरीके से प्लानिंग की है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज करा है, करता है टीचिंग को, तो उसके अकॉर्डिंग उसे उसी तरह से उसे फॉलो करना होता है। जैसे जैसे टीचर करेगा वैसे ही स्टूडेंट्स उसको इमिटेट करेगा, उसको फॉलो करेगा, किसके अकॉर्डिंग, टीचर्स के अकॉर्डिंग। तो पूरी तरह से क्या हुआ, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए हमने इसे डिपेंड वेरिएबल की माना है स्टूडेंट्स को। तीसरा हमारा थर्ड है इंटरवेविंग वेरिएबल्स। तो इसमें जो इंटरेक्शन जब आपने देखा है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो हमारी क्या हो जाते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हो जाते हैं, हस्तक्षेप रहित। इस पर दोनों ही आ जाते हैं हमारे, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। इसके साथ साथ जो कंटेंट होता है टीचिंग से, जब हम पढ़ाते हैं किसी भी कंटेंट को, तो उसमें जो भी हम अप्लाई करते हैं, मेथड्स हो गए, टेक्निक्स हो गई और टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज हो गई, और जितने भी हमारे जो भी हम इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करते हैं, उसके लिए तरह तरह की जो हम टेक्निक यूज करते हैं। इसके अलावा फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसका प्रयोग हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्लासरूम के अंदर करते हैं। तो ये सब जो जितनी भी मैंने जो नाम बताए हैं, वो हमारा कौन सा वेरिएबल कहलाता है, थ्योरी कलम भी, कंटेंट भी साथ के साथ, तो वो हमारा कहलाता है हस्तक्षेप रहित वेरिएबल, यानी कि चर, इंटरवेविंग वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट फेजेस ऑफ टीचिंग। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, फेजेस एंड पक्ष। किसके, शिक्षण के। शिक्षण के जो पक्ष हैं बच्चों, वो देयर आर 3 पक्ष हैं इसके। पहला है रिएक्टिव फेज और प्लानिंग। ठीक है, यानी कि पूर्व क्रिया पक्ष या नियोजन। सेकंड है हमारा इंटरैक्टिव फेज और इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूट, यानी कि एग्जीक्यूशंस। ठीक है, सेकंड हमारा हुआ कौन सा वाला, अंतः क्रिया पक्ष या क्रियान्वित करना। जो आपने प्लान किया उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में क्लास पे आने से पहले आपने क्या किया, प्लान किया, प्लानिंग। रिएक्टिव फेज है हमारी, एंड क्लास पे आने के बाद इन क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा फेज हमारा सुटेबल है, बताइए, इंटरैक्टिव फेज। वेरी गुड, इंटरैक्टिव फेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इसमें हम टीचर्स और स्टूडेंट्स इस पर दोनों ही आ जाते हैं, है ना। सारी की सारी इंटरवेनिंग जो वेरिएबल्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं हमारे, है ना। मेथड, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, ये सब चीजें। इसके अलावा थर्ड हमारा है पोस्ट एक्टिव फेज और इवैल्यूएशन फेज। पोस्ट एक्टिव यानी कि उत्तरोत्तर क्रिया पक्ष या पश्च क्रिया पक्ष या मूल्यांकन करना, ये सबसे तीसरा है। शिक्षण कार्य के बाद ये फेज हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेस। फर्स्ट वन इज रिएक्टिव फेज और प्लानिंग, second one interactive phase or implementation or executions, and third one is post active phase or to evaluation, evaluate करना बच्चों की परफॉर्मेंस को, बच्चों की किसको, अचीवमेंट्स को। ठीक है, ये सब हमारा हो जाता है। अब हम सबसे पहले लेंगे प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये हमारा फेज है और ये इन्वॉल्व होता है टीचिंग के कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो कि शिक्षक के व्यवहार को
स्टूडेंट्स के व्यवहार को चेंज करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्रीएक्टिव फेज में क्या होता है, टीचर क्लास में आने से पहले बहुत सारी चीजों को, पढ़ते पढ़ाने से संबंधित चीजों को प्लान करता है ना, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाने का क्या मेथड रहेगा सूटेबल, क्या टेक्निक वो यूज करेगा, क्या टैक्टिक्स, क्या स्ट्रेटेजी बनाएगा, क्या किस तरह की टीचिंग एड सूटेबल होंगे उस कंटेंट के लिए, उसके नेचर को ध्यान में रखेगा, है ना, उसके हिसाब से कंटेंट के हिसाब से सामने रीइंफोर्समेंट किस तरीके से देगा, है ना, बच्चों को नॉन वर्बल या पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड सेकंड वन इज फीडबैक डिवाइसेस, किस तरीके से वो उसको अप्लाई करेगा स्टूडेंट्स पे, जब उनकी कमी है वो किस तरीके से कमी बताएगा, या साथ के साथ इवेलुएट कैसे करेगा बच्चों की परफॉर्मेंस को, जो बच्चों ने सीखा है कैसे मेजर करेगा, हाउ, कितना सीख पाया है, सीखा भी है नहीं, है ना, उसे नॉलेज गेन हुई है नहीं, उसे समझ में आया भी है नहीं पढ़ाने के बाद, तो ये सब जानने की कोशिश करेगा। यानी कि तरह तरह की जो टेक्निक्स होती हैं इवैल्यूएशन से रिलेटेड, है ना, वो सिलेक्ट करेगा, चाहे वो क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करेगा, चाहे वो क्वांटिटेटिव, तो दोनों ही तरह की टेक्निक को वो अप्लाई करेगा बच्चों की परफॉर्मेंस और अचीवमेंट को मेजर करने के लिए या इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब इसमें प्रीएक्टिव फेज में कुछ ऑपरेशंस की अगर मैं बात करती हूँ, कुछ अवस्थाएं हैं हमारी, जैसे ये ऑपरेशंस लिखा है, इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं इस फेज में। पहला है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जब हम टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे, है ना, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से, उसके माइंड में वो चीजें चलती रहती क्लासरूम में जाने से पहले। ठीक है, एक डायरी बनाएगा, वो डायरी में सारी चीजें वो नोट करेगा, हाउ, कैसे वो आगे प्रोसेस को प्रोसीड करेगा। ठीक है, इसके बाद है मेकिंग डिसीजन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। क्या आइडियाज रहेंगे, क्या अरेंजमेंट रहेगा उसको पढ़ाते समय, क्या स्टाइल्स यानी कि क्या शैलियां होंगी प्रेजेंट करने की किसी भी कंटेंट को, इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा प्लानिंग में। ठीक है, क्लास में आने से पहले। सेकंड है हमारा, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए प्रीएक्टिव फेज में। देखिए वो क्या है। पहला है चॉइस ऑफ द कंटेंट और नेचर मटेरियल टू बी टॉट, लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी गिवन। हमें ध्यान देना है किस तरह का कंटेंट हमें चाहिए, उसको अच्छे से हमें सिलेक्ट करना है, और क्या मटेरियल चाहिए उसके लिए, क्या हमें टीचिंग एड की उसके लिए आवश्यकता होगी, जिससे छात्रों में क्या है सीखने से संबंधित उसे अधिगम की प्राप्ति हो, लर्निंग एक्सपीरियंस से गेन हो। तो इस चीज का भी ध्यान पूरी तरह से रखा जाएगा। यानी चॉइस सुटेबल, सही तरीके से कंटेंट को टॉपिक को सिलेक्ट करना, और उसी के हिसाब से मेथड्स सिलेक्ट करेगा, है ना, मेथड्स हो गए, टेक्निक्स हो गई, टीचिंग एड्स हो गए, उसी तरीके से किसके हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से ही उसे बहुत ही ध्यान रखना होगा। सेकंड है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और मटेरियल। ठीक है, कंटेंट और मटेरियल है उसको भी किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, उसका भी ध्यान उसे रखना है। पहला टॉपिक को छोटे छोटे सब टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स के भी कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो वो लॉजिकली और साइकोलॉजिकली उसे अरेंज करेगा, वो, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इन शिक्षण के जो सूत्र होते हैं उसको भी बहुत अच्छे से वो ध्यान रखेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान एक शिक्षक को रखना होता है क्लास में आने से पहले, तो उसको भी अच्छे से वो प्लान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसीजन एंड प्लानिंग अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स। जब उसने टीचिंग एड्स की जब व्यवस्था करेगा, सिलेक्ट करेगा, उसकी व्यवस्था करेगा, तो वो डिसीजन भी लेगा, प्लान भी करेगा, क्या करेगा कि किस तरीके के टीचिंग एड हेल्पफुल होंगे बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस गेन कराने के लिए, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, बच्चे अच्छे से सीखे, तो उसका भी ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है हमारा प्रीएक्टिव फेज में। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ द मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्री एक्टिव फेज की बात करते हैं तो बहुत हमें ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, क्या टेक्निक्स, क्या टैक्टिक्स, ये क्या मेथड्स, तो वो सब डिपेंड करता है जो आपने कंटेंट लिया है या टॉपिक लिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन, प्लेस एंड मैनेजमेंट ऑफ
क्लासरूम टीचिंग, साथ में हमें ध्यान रखना होगा ड्यूरेशन का, टाइमिंग का, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, पढ़ाने के लिए जगह का भी ध्यान रखा जाएगा, किस स्थान पे आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, मैनेज भी करना है क्लासरूम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस क्लासरूम में होता है, क्लासरूम में हर चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा जाएगा, प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं, है ना, उसकी व्यवस्था है या नहीं, पंखे वगैरह, वेंटिलेशंस, मतलब एनवायरनमेंट जो है क्लास का वो बैरियर ना बने, बाधा ना हो बच्चों को सीखने में, तो पहले से ही वो उसको अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेगा एक बार क्लासरूम को, ठीक है। उसके बाद वो क्लासरूम में कौन सी स्टेज होगी फिर वो इंटरेक्टिव, सेकंड हमारी है इंटरेक्टिव फेज, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच की इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में। प्लान हो गया, प्लान करने के बाद वो क्लासरूम में उसने एंटर किया, तो ये कौन सी स्टेज हो जाती है, इन द क्लासरूम वाली। इसमें जो टीचर्स है, ये सेकंड फेज है हमारी, और किससे संबंधित है ये, इम्प्लीमेंटेशन, जो चीज हमने वहां पे प्लान की अब हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, जो चीज हमने वहां पे उसको प्लान किया यहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इंटरेक्शन होगा, बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाएगा कि क्या क्वालिटीज हों जिससे बच्चे पढ़ते समय मोटिवेट भी हों, है ना। इंटरेक्शन हमारा बहुत अच्छे से होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो स्ट्रेटजीज है, जो टेक्निक्स है, उसको भी बहुत ध्यान देना होगा हमें, चाहे वो वर्बली हो चाहे नॉन वर्बली हो, है ना, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, ये सब कल भी मैंने शायद पढ़ाया था लेक्चर में, तो कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, इसके जो टाइप्स हैं वो भी देयर आर बहुत सारे होते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान हमें रखना होगा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन जो टेक्निक्स है बच्चों को क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा, साथ के साथ फीडबैक, जो पृष्ठ पोषण है, रीइंफोर्समेंट, बच्चों के जो पॉजिटिव जो बिहेवियर है, जो सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसको एनकरेज करने के लिए उसको मोटिवेट भी किया जाना है। साथ में जो मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसी कमियां भी होती हैं जिसको हम दूर करेंगे, है ना, तो इस पर भी चर्चा की जाती है, तो वो एक तरह से फीडबैक है, तो वो भी बहुत जरूरी है ना, लर्निंग प्रोसेस में, क्लासरूम में, तो इस चीज का भी ध्यान एक शिक्षक को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। देखिए जो ये फेजेस जो हैं ये सारी किससे रिलेटेड है, टीचर से ही। टीचिंग का काम किसे करना होता है, टीचर्स को, बच्चों के लिए। इसमें 3 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। पहला है परसेप्शन, डायग्नोसिस, रिएक्शन, प्रोसेस। परसेप्शन यानी कि क्लास में जब टीचर्स एंटर करता है तो उसे ध्यान देना चाहिए क्लासरूम पे, एक बार क्लासरूम में अपनी निगाहें चारों तरफ, बच्चे ठीक से है नहीं, प्रॉपर जगह है नहीं, कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, कौन सा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना चाहिए। लाइटिंग की व्यवस्था क्लास में पहले जैसी है, बैठने की, बच्चे शोर तो नहीं कर रहे हैं, तो इस एक सरसरी निगाह जो है हमें क्लासरूम में अवश्य डालनी चाहिए। तो इससे भी काफी हद तक हमें एक अंदाजा हो जाता है कि हमारा प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा। डायग्नोसिस, देखिए टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें बहुत ध्यान देना चाहिए बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को हम चेक करें। जो भी न्यू नॉलेज आप उसको देने जा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करें। तो ये भी बहुत जरूरी होता है, बच्चा कितना जानता है इसके बारे में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ के साथ उसे रेमेडी भी देनी है, डायग्नोज करना है, साथ में रेमेडी भी बताना भी है, ये इसका आंसर ये है, ये इस तरीके से आप कहें। तो साथ में और क्या देना जरूरी है, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, इनिशिएशन की बात करें, है ना। कभी कभी क्वेश्चनिंग टीचर करता है बच्चों से, कभी कभी बच्चे भी ऐसे होते हैं कि कुछ उन्हें पूछना होता है, कुछ डाउट्स होते हैं, तो वो भी टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। इनिशिएशन, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, इनिशिएशन, ये इंटरेक्शन टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में चलता रहता है, ठीक है। तीसरा हमारा है, थर्ड है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज की बात करें, ये सबसे लास्ट का है हमारा, तो इस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जो बच्चों ने सीखा है क्लासरूम में, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ, इंटरेक्शन हुआ टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, और कंटेंट को लेकर, टॉपिक से रिलेटेड जब वो चीज़ उसको अच्छे से पढ़ाई गई, अब टीचर का एक मेन ड्यूटी होती है कि किस तरीके से बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, जो उसने सीखा है और उसकी जो अचीवमेंट्स है, कैसे मेजर करेगा,
कितना सीखा है, कैसा सीखा है, क्या उसे समझ में आया भी है या नहीं, क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है भी है या नहीं, अगर उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है एजुकेशनल, कितनी हद तक वो रहे हैं उद्देश्य, इफेक्टिव रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीजों की जानकारी उसको किस में होती है, कौन से वाली फेज में, पोस्ट एक्टिव फेज में। तो इसमें भी हमें कई तरह की जो ऑपरेशंस हैं, जो अवस्थाएं हैं, इसको हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तरह तरह की जो इसमें ये जो होता है हमारा, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, एविडेंसेस कलेक्ट की जाती हैं कि बच्चों को कितनी नॉलेज होगी, ये सब जानने के लिए कई तरह के टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ओपन आयर बनाते हैं। इवैल्यूएशन टेक्निक्स में दो तरह की हम यूज करते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, चाहे मात्रात्मक प्रविधि की बात करते हैं, चाहे हम किसकी, गुणात्मक। तो हमें दोनों ही टेक्निक को फॉलो करना होता है। अगर हमें बच्चों की अच्छे से परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, बच्चा कितना सीखा, कितना जाना है, क्या उसे समझ में आया भी है नहीं, उसके लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम कई तरह के टेस्ट लेते हैं, बच्चों के लेते हैं ना, परीक्षाएं लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, क्विज कराते हैं, डिबेट कराते हैं, डिस्कशन भी होता है क्लासरूम में। जितना बच्चा अधिक इन्वॉल्व होगा इस तरह की परीक्षण में, तो उतने ही बच्चों की नॉलेज अच्छे से हम चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा इन ब्रीफ में कहना चाहूंगी कि जो शिक्षण की जो अवस्था फेज होते हैं वो देयर आर 3। फर्स्ट वन इज रिएक्टिव फेज, सेकंड वन इज इंटरैक्टिव फेज एंड थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव फेज। देयर आर 3 एंड इसके बाद उसकी भी अवस्थाएं इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी कि ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो इसके साथ ही कल मैं किसी और टॉपिक पे आपके सामने चर्चा करूंगी, किसी न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।